ठीक है, व्हाट इज जॉब स्टेटमेंट्स एंड ये काम कैसे करता है जॉब स्टेटमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आपका जॉब स्टेटमेंट्स के अंदर आता है कंटिन्यू, सेकेंड आता है ब्रेक। ठीक है, कंटिन्यू ब्रेक विथ थर्ड में रिटर्न, जो कि आप अभी पढ़ोगे कहाँ पे, जो फंक्शंस के अंदर। ठीक है, फंक्शंस के अंदर ये चीज़ पढ़ोगे, कंटिन्यू ब्रेक एंड रिटर्न। ठीक है, एग्जिट भी एक है, वो भी एक जंप करता है फोर्थ में, एग्जिट फंक्शन भी एक है। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज जंप स्टेटमेंट्स। तो चलो कैसे काम करता है हम डायरेक्टली कोडिंग के थ्रू देखते हैं। तो एक पैकेज क्रिएट करते हैं जॉब स्टेटमेंट्स के नाम पे, न्यू पैकेज com डॉट जॉब स्टेटमेंट्स डॉट जावा। ओके, तो इसके अंदर हम कुछ लूप्स यूज करेंगे। ठीक है, कल जो पढ़ाया था लूप्स, एंड उस लूप्स के अंदर ही हम काम करेंगे जॉब स्टेटमेंट्स का। ठीक है, अभी हम पहले देखेंगे कंटिन्यू, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, पहले क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो फर्स्ट हम एक लूप यूज करते हैं, इंट आई फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे मुझे कंटिन्यू करना है। इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 देन कंटिन्यू। ओके, अदरवाइज इट प्रिंट द नंबर। ओके, दैट्स ए आई। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आई 2 के द्वारा डिविजिबल हो जाएगा तब जाके क्या होगा ना, कंटिन्यू एग्जीक्यूशन होगा। तो कंटिन्यू का मतलब है आपका वहाँ पे लूप थोड़ा सा हल्ट होगा, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे लूप का जो फ्लो ऑफ स्टेटमेंट से, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन से थोड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मेरा यहाँ पे 1 है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, उसके बाद नीचे आया, 1 क्या करेगा, 2 के द्वारा डिविजिबल है या नहीं चेक करेगा। अगर है तो कंटिन्यू यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, अगर नहीं है तो नीचे आके यहाँ पे प्रिंट होगा। तो पहले यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया क्योंकि डिविजिबल नहीं हो पाएगा, फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट के बाद में यहाँ पे आएगा, फिर से क्या होगा, आई मॉडुलस 2, मतलब आई का वैल्यू कितना है अभी, आई का वैल्यू अभी है 2, आई का वैल्यू 2 है, देन 2 मॉडुलस 2, आपका रिमाइंडर 0 आता है। अगर 0 आता है तो यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन हुआ। जब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होगा, यहाँ से कंट्रोल मूव करके चला जाएगा इंक्रीमेंट तक। कहाँ से, यहाँ पे जो 11 लाइन नंबर है, लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 11 मूव्स टूवर्ड्स इंक्रीमेंट ऑफ लूप। ओके, लाइन नंबर 11 मूव्स टूवर्ड्स इंक्रीमेंट ऑफ लूप, मतलब नीचे जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूशन करने नहीं देगा। समझ में आ गया, नीचे जो स्टेटमेंट है सिस्टम आउट प्रिंटलन आई, उसको एग्जीक्यूशन करने नहीं देगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इस तरह का जो जो डिविजिबल हो जाएगा, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, ये सारा क्या है, डिविजिबल बाय 2। लेकिन यहाँ पे क्या क्या प्रिंट होगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पे ये सारा नंबर्स हमारा प्रिंट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, आइडिया हो गया कि दिस इज द वर्क ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब देखो क्या रिटर्न करता है।
1 3 5 7 9। वही सेम चीज आउटपुट मेरा भी आया है। ठीक है, समझ में आ गया। कंटिन्यू स्टेटमेंट का एक्चुअल वर्क है आपका जो लूप्स, जो एग्जीक्यूशन जिस प्रोसेस में, जिस फ्लो में हो रहा है वहाँ पे उसको हेल्ड करना, मतलब वहाँ पे उसको थोड़ा सा स्टॉप करना एंड कंट्रोलर को मूव ऑन करना व पास ऑन करना उसका नेक्स्ट पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट को। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन नंबर 11 क्या हुआ, मूव्स हुआ टुवर्ड्स द इंक्रीमेंट ऑफ ए लूप। लूप का इंक्रीमेंट के पास ये मूव ऑन हो गया। तो दिस इज द वे। ये था आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मुझे ऑड नंबर को प्रिंट करना है, ये तो इवन नंबर था, अगर मुझे ऑड नंबर को, मुझे इवन नंबर को प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू अगर मैं जीरो दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 ये आएगा एंड बाकी जो ऑड नंबर से ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है आपका जनरली कंटिन्यू स्टेटमेंट का वर्क। फिर से रन करते हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है। देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पे पहले ऑड नंबर का प्रिंट हुआ, उसके बाद देखो इवन नंबर का प्रिंट हुआ। समझ में आ गया। दिस इज द प्रिंट ऑफ इवन नंबर्स एंड दिस इज द प्रिंट ऑफ ऑड नंबर्स। तो जहाँ पे ऑड नंबर आएगा नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो कंटिन्यू हॉल्ट होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा, उसके बाद अंदर जाएगा, फिर से चेक करके यहाँ पे आके स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 3 5 7 9, ये सारा नॉट इक्वल टू जीरो है। एंड यहाँ पे जो आएगा 2 4 6 8 10। ठीक है, ये था आपका वर्क ऑफ कंटिन्यू। प्रिंट इवन नंबर्स, देन यहाँ पे प्रिंट ऑड नंबर्स। अभी रन करता हूं फिर से। ओके, तो अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक ऑलरेडी स्विच केस के अंदर मैंने बताया था कि कैसे ब्रेक काम करता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है। ब्रेक का मतलब है वो पर्टिकुलर लूप को वहाँ पे स्टॉप करेगा एंड फर्दर एग्जीक्यूशन होने नहीं देगा। ठीक है, तो देखो कैसे काम करता है। इंट आई, यहाँ पे मैं वाइल लूप यूज करूंगा। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 नीचे आएगा एंड यहाँ पे इस लूप के अंदर ओके, तो यहाँ पे हम लूप के अंदर हम जनरली क्या करेंगे, इफ आई इक्वल टू 5 देन ब्रेक, अदरवाइज प्रिंट आई। अगर मेरा आई का वैल्यू इक्वल टू 5 है तो ये ब्रेक हो जाएगा एंड काम नहीं करेगा, फर्दर काम नहीं करेगा, मतलब आफ्टर ब्रेक। ओके, आफ्टर ब्रेक this statement is execute। आफ्टर ब्रेक दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूशंस। हो गया, तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं रन करता हूं। देखो सॉरी, यहाँ पे एक चीज गलती कर दी, इस वजह से ये आ रहा है इन्फानेट हो गया। दिस लूप इज गोइंग टू बी इन्फानेट, मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया इस वजह से। देखो 0 1 2 3 4 5 जब हॉल्ट हुआ आफ्टर ब्रेक दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट। समझ में आ गया।
ब्रेक हुआ तो लाइन 12 से जंप कहाँ पे किया, लाइन 17 पे, ठीक है। जब ब्रेक एग्जीक्यूशन हुआ, व्हेन ब्रेक स्टेटमेंट implement, then the controller moves from line number 12 to line number कितना, 70। हो गया, समझ में आया कि जब ब्रेक स्टेटमेंट जब हॉल्ट हुआ, ये लाइन नंबर 12 से मूव ऑन हो गया लाइन नंबर 70। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर हमने कैसे ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन किया, मतलब जब ब्रेक हिट होगा, ठीक है, जब कंडीशन मैच हो जाएगा, ब्रेक हिट होगा, तब जाके क्या होगा, वहां से उस लूप से वो निकल जाएगा, लूप से निकल जाएगा, नॉट ए प्रोग्राम। बहुत सारे लोग प्रोग्रामर सोचते हैं कि जनरली वो ब्रेक अगर हिट होता है तो हम एंटायरली प्रोग्राम से एग्जिट कर जाते हैं। प्रोग्राम से एग्जिट नहीं करते, हम उस पर्टिकुलर लूप से एग्जिट करते हैं, उस पर्टिकुलर ब्लॉक से एग्जिट करते हैं। ब्लॉक कौन सा है, ये लूप का ब्लॉक है ना, दिस इज द ब्लॉक ऑफ लूप। यहाँ से हम जनरली मूव ऑन कर जाते हैं, एग्जिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। बस ये था आपका ब्रेक स्टेटमेंट्स। तो बाकी जो दो था, कौन सा, एग्जिट एंड ये कहाँ पे जनरली काम करता है। एग्जिट का मतलब है आपका प्रोग्राम से पूरी तरीके से निकल जाना, एग्जिट का मतलब है। एंड दूसरा है रिटर्न, जो कि मैं अभी आपको रन करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली रिटर्न कैसे काम करता है, क्योंकि वो फंक्शंस के थ्रू मोस्टली काम करता है। रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न हम जनरली फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया। ओके, अगर मैं एग्जिट फंक्शन अभी यूज करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, देखो कैसे यूज होगा। तो यहाँ पे एग्जिट फंक्शन, एग्जिट एक फंक्शन है। एंड ये जनरली कौन टर्मिनेट करेगा, जेवीएम टर्मिनेट करेगा। तो देखो कैसे काम करेगा। इंट, ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक ये जो आर्गुमेंट्स हैं, एक आरे है, ठीक है, ये जो आरे ऑफ आर्गुमेंट्स यहाँ पे हमने लिखते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ नंबर्स असाइन कर दिया, ठीक है, समझ में आया। ये एरर क्यों आ रहा है, बस सेम हो गया था, इस वजह से एरर आया। सपोज एक आरे है इंट आर, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लूप चलाऊंगा, फॉर लूप, इसके अंदर इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन इक्वल टू ए आर जी, आर्ग, या लेस देन लिखो, आर्ग डॉट लेंथ, देन आई प्लस प्लस। इफ ए आर जी, आर्ग ऑफ आई, ठीक है, अगर यहाँ पे आई के अंदर इक्वल टू 4 हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एस सिस्टम डॉट एग्जिट फंक्शन यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। सिस्टम डॉट, एक आर्गुमेंट वहां पे दोगे सिस्टम डॉट एग्जिट, देन एल्स यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे प्रिंट करोगे
आर्ग ऑफ आई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप देखो कैसे प्रोग्राम जब 4 हिट होगा ऑटोमेटिकली यहाँ से आपका ये जो इसके बाद मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आफ्टर एग्जिट दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट। ओके, आफ्टर एग्जिट दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट। तो देखो यहाँ पे मैं रन आज करता हूँ, देखो 1 2 3 1 2 3। जब 4 हल्ट हुआ मतलब 4 के साथ कंडीशन मैच हुआ, ये पर्टिकुलर जो सिस्टम डॉट एग्जिट है लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 11, ये डायरेक्टली मूव ऑन फ्रॉम दिस प्रोग्राम। तो नीचे यहाँ पे जो स्टेटमेंट था, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, दिस स्टेटमेंट इज नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? तो ये जो स्टेटमेंट था इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट। आइडिया हो गया? तो एग्जिट का मतलब है पूरा प्रोग्राम से निकल जाना, ब्रेक का मतलब है उस ब्लॉक से निकलना, कंटिन्यू का मतलब है वहां पे जहां पे कंटिन्यू लिखा गया है कंडीशन मैच करता है वहां पे स्टॉप हो जाना, उसके बाद कंट्रोलर को मूव करना नेक्स्ट इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट के पास। वाइल लूप फॉर लूप के ऐसा होता है, अगर वाइल लूप में होता तो क्या होता, तो आपको इंक्रीमेंट उसके पहले लिखना पड़ेगा नहीं तो बाद में लिखना पड़ेगा। मैं तो जनरली इंक्रीमेंट मैं फॉर लूप में कंटिन्यू यूज़ किया हूँ, अगर आप वाइल लूप में कंटिन्यू यूज़ करते हो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट केस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप में तो यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुँच गया, अगर वाइल लूप पे लिखते तो वाइल लूप में बाद में हम कंटिन्यू इंक्रीमेंट करते हैं स्टेटमेंट के बाद, तो इंक्रीमेंट कैसे होगा? तो आपको क्या करना है, पहले इंक्रीमेंट लिख के उसके बाद कंडीशन को आना है, मतलब यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट लिखना पड़ेगा। अगर मैं वाइल लूप के अंदर देखूंगा, अब देखो मैं वाइल लूप में करता हूँ, वाइल आई इक्वल टू सॉरी आई लेस देन 10 एंड यहाँ पे आई का बिगिनिंग वही इफ आई मॉडुलस 2 और इफ आई इक्वल टू 5 देन कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे SYSOUT सिस्टम और प्रिंटेड एंड आई, एंड यहाँ पे आपको करना क्या है, इस जगह पे आपको I++ कर देना है, एंड यहाँ से मैं 0 से स्टार्ट करूँगा तो 1 से काउंट करके ये जाएगा। तो पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा, अगर मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे आके पहुँचेगा। ठीक है, जो कि आई का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। तो इस तरह का लूप चलेगा, तो यहाँ पे पहुँचेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आएगा तो इसका वैल्यू हो गया 2, उस तरह का यहाँ पे आएगा, इंक्रीमेंट होगा, चेक करेगा तो उसके बाद इसका वैल्यू होगा 3, उसके बाद फिर से यहाँ पे पहुँचेगा, कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे आके पहुँचे कि देखेगा कि इंक्रीमेंट होगा, होने के बाद ये 4, क्योंकि अभी यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे पहुँचेगा, पहुँचने के बाद मतलब 4 यहाँ पे पहुँचने के बाद इंक्रीमेंट होगा कंडीशन चेक करने के बाद। ठीक है, हमेशा यहाँ से कंडीशन चेक करेगा, इंक्रीमेंट देख उसके बाद होगा, होने के बाद 5। तो यहाँ पे जब ये 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 जब हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू एग्जीक्यूशन हो गया लाइन 28। तो यहाँ से ये मूव करके जाएगा कहाँ पे, ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पे आके उसके बाद 5 को फिर से चेक होगा, 6 में पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका 6। ठीक है, 5 यहाँ से हल्ट हो गया, मतलब कंटिन्यू एग्जीक्यूशन हो गया, तो यहाँ पे आया, फिर से चेक हुआ कंडीशन, इंक्रीमेंट हुआ, होने के बाद नीचे आया। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, ये जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट वाइल लूप में
इस स्टेटमेंट के बाद लिखता हूँ। आप अगर प्रीवियस क्लास का देखे होगे, जो वाइल लूप का मैंने जो बनाया था स्ट्रक्चर, नेस्टेड वाइल और नॉर्मल वाइल लूप का, मैंने स्टेटमेंट के बाद मैंने प्रिंट किया था आई प्लस प्लस, लेकिन इसमें आपका स्टेटमेंट से पहले। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट से पहले आपको इंक्रीमेंट मतलब करना है, तब जाके ये काम करेगा। ठीक है, आइडिया हो गया? फाइन। तो अभी अगर इसको प्रिंट करने के लिए जाओगे, देखो क्या आता है। 1 2 3 4 देख रहे हो, 4 और 6 के बीच में जो 5 था वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, 11 तक प्रिंट किया, 1 से 11 तक। मैंने 10 तक किया था, 11 के बाद नहीं होगा, क्योंकि 11 आपका इंक्रीमेंट होके नीचे आया। 11 आपका इंक्रीमेंट होने के बाद नीचे आया। ओके फाइन। तो ये था आपका कंसोल, जो आउटपुट आपने देखा कि कैसे एग्जिट, कंटिन्यू, ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है। एंड हमेशा याद रखिए, एग्जिट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूशन होगा एंटर प्रोग्राम से निकल जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूशन होगा ये लूप से निकलेगा, और लूप का ब्लॉक से निकलेगा। ठीक है, लूप का जो ब्लॉक है वहीं से निकल जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद हम अभी इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, फंक्शंस। ओके, व्हाट इज फंक्शंस? कुछ डाउट है अभी तक? ओके, फंक्शंस। तो व्हाट इज फंक्शंस? फंक्शंस क्या है, काम कैसे करता है, कॉलिंग फंक्शन क्या है, कॉल्ड फंक्शन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जनरली हम जो भी पर्टिकुलर फंक्शंस अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑलरेडी आपको मैं बताया था मेन फंक्शन के बारे में। तो मेन फंक्शन क्या है? एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, एंड मेन फंक्शन के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं दैट इज डिफाइंड बाय द यूजर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। लेकिन मेन फंक्शन का जो नाम है ये प्री डिफाइंड है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है। द मेन फंक्शन नेम, मेन फंक्शन नेम इज predefined, but main function but instructions within main function but instructions within main function is designed by users, information but instruction within main function is designed by users. Okay, that is users called user defined function. तो मेन फंक्शन के अंदर, हाँ बोलो, मेन फंक्शन के अंदर, हाँ बोलो। ओके ओके, और छोड़ दो, ठीक है, मैं इसको अगर आप देख चुके हो तो मैं कर देता हूँ। ओके, ये प्री डिफाइन गलत था ना। ओके, तो यहाँ पे जनरली क्या हुआ, जो मेन फंक्शन हम बोलते हैं जनरली, तो दैट फंक्शन इज प्री डिफाइंड, मतलब उसका नाम जो है ना वो प्री डिफाइंड है। मतलब आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को जो डिक्लेरेशन किए हो, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर आपने जो भी चीज लिखे हो दैट इज कॉल्ड डिफाइंड बाय द यूजर। तो दैट फंक्शन इज डिफाइंड बाय द यूजर, लेकिन उसका जो मेन फंक्शन जो डिक्लेरेशन है, ठीक है, मेन फंक्शन का मेन डिक्लेरेशन मतलब मेन का जो नाम है, ठीक है, ये प्री डिफाइंड है, एंड मेन फंक्शन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है ये यूजर डिफाइंड है। ठीक है, ये कौन सा है? यूजर डिफाइंड है। आइडिया हो गया? फाइन। तो अभी ये पूरा मेन फंक्शन काम कैसे करता है,
ओके, अभी ये मेन फंक्शन पूरा काम कैसे करता है, एंड इसके साथ हम जो फंक्शन वाला टॉपिक अभी पढ़ेंगे ये क्या है, ठीक है। तो फंक्शन इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ instructions, set of instructions or block of statements or block of or block of statements, ठीक है, block of statements। फाइन। तो फंक्शन का मतलब है इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। आप अभी मेन फंक्शन को देख सकते हो। मेन फंक्शन क्या है, इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं उसके अंदर, एंड जो भी इंस्ट्रक्शंस हम मेन फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इंस्ट्रक्शंस इज डिफाइंड बाय द यूजर, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। एंड मेन फंक्शन जो डीजे मतलब जो नाम डिफाइन हुआ है ये प्री डिफाइंड है। तो अभी ये फंक्शंस के साथ लिंक क्या है, एंड अभी हम जो फंक्शंस पढ़ रहे हैं ये किस लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप अपने नाम का फंक्शंस कैसे डिक्लेरेशन कर सकते हो। हाउ कुड यू डिक्लेयर योर ओन फंक्शन, दैट्स व्हाई वी लर्न फंक्शंस, ठीक है। हम फंक्शंस के बारे में अभी उसी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो मेन फंक्शन को हम जनरली बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। हमारा जो फंक्शंस का स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक सपोज ये आप मेन फंक्शन लिखते हो, ठीक है, मेन फंक्शन, एंड ये जो मेन फंक्शन है ये इसको हम बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। मेन फंक्शन इज द कॉलिंग फंक्शन। किसको कॉलिंग कर रहा है, मेन फंक्शन कॉलिंग फंक्शन कब होगा, ठीक है, एंड किसको कॉलिंग कर रहा है। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है सम फंक्शन, ठीक है, ये है सम फंक्शन, एंड मेन फंक्शन जो कॉलिंग कर रहा है किसको कर रहा है, सम फंक्शन को कॉलिंग कर रहा है। किसको कर रहा है, सम फंक्शन को। तो सम फंक्शन यहाँ पे किस क्या बोलते हैं, कॉल्ड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉल्ड फंक्शन। ये याद रखना, दिस इज कॉल्ड ए कॉल्ड फंक्शन। एंड इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो सम फंक्शन लिखा है इसका बॉडी पार्ट, ठीक है, बॉडी पार्ट, इसको हम जनरली बोलते हैं फंक्शन का बॉडी पार्ट। जैसे मेन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट जहां से स्टार्ट हुआ एंड हुआ, दिस इज कॉल्ड ए फंक्शन बॉडी पार्ट या फंक्शन डेफिनेशन पार्ट। क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन और बॉडी पार्ट, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन बॉडी पार्ट, ठीक है, समझ में आ गया, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन बॉडी पार्ट। एंड इस फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखते हैं दैट्स आर इंस्ट्रक्शंस डिजाइन्ड बाय यूजर्स, ठीक है। इस फंक्शंस के अंदर हम जो भी लिखते हैं दैट इज डिजाइन्ड बाय द यूजर्स। तो एक तो था कॉलिंग फंक्शन जहां से फंक्शन कॉल करेगा अपना पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ए कॉल्ड फंक्शन, एंड दैट कॉल्ड फंक्शन इज जनरली कॉल्ड एज ए फंक्शन डेफिनेशन और बॉडी पार्ट, फंक्शन बॉडी पार्ट। एंड ये आपको हमेशा याद रखना है, फंक्शन किसको बोलते हैं, मेन मतलब जो फंक्शन कॉल करता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एंड जो फंक्शन कॉल्ड होता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं। अगर इस सम फंक्शन के अंदर मैं एक अनदर फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, जैसे यहाँ पे सब फंक्शन, तो अभी बताओ यहाँ पे कॉलिंग पार्ट कौन हुआ, कॉल्ड पार्ट कौन हुआ, आइडिया हो रहा है। तो किस फंक्शन ने किसको कॉल कर रहा है, सम फंक्शन कॉल कर रहा है किसको, सब फंक्शन को, तो ये हो जाएगा कॉल्ड फंक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा कॉल्ड फंक्शन। देन ये जो सम फंक्शन था ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। जब कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को होल्ड करता है एंड हेल्प करता है कॉलिंग करने के लिए, तब जाके दैट फंक्शन इज कॉल्ड ए कॉलिंग फंक्शन। एंड उस फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन अगर आप डिक्लेरेशन किए हो बट मतलब कॉल कर रहे हो उस फंक्शन को, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड ए कॉल्ड फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, कॉल्ड फंक्शन बोलते हैं। एंड इसका बॉडी पार्ट इसके बाहर रहेगा, एंड इसका जो बॉडी पार्ट है यहाँ पे आपका रहेगा, जैसे void sub then bracket
प्लस हो गया। तो दिस इज द फंक्शन बॉडी पार्ट, फंक्शन बॉडी पार्ट। हो गया आइडिया कैसे मैंने मतलब फंक्शंस को कॉल करते हैं, क्या करते हैं, कैसे उसको डिफाइन करते हैं एज ए कॉलिंग फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन। एक्चुअली सी सी प्लस प्लस में जनरली क्या होता था, सी में जनरली उसको बोलते थे कॉलिंग एंड कॉल्ड। जब सी प्लस प्लस आ गया तो वहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वर्ड है कॉलिंग एंड कॉल्ड को चेंज कर दिया गया, एक एक कॉलर फंक्शन, एक एक कॉली फंक्शन। मतलब ये जो कॉलिंग कर रहा है इसको हम जनरली बोलते हैं कॉलर एंड फंक्शन, एंड ये जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं कॉली, कॉली फंक्शन सी प्लस प्लस के बाद। तो उसके बाद जो जावा बाकी जितने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आया तो वहाँ पे कॉलर कॉली फंक्शंस हम बोलते हैं। ठीक है, आप अगर ये बुक्स में पढ़ोगे आपको पता चलेगा, बाकी कहीं पे इसको डिफाइन नहीं किया गया। मतलब नॉर्मल फंक्शंस क्योंकि सी सी प्लस प्लस से पढ़ के आ जाते हैं, ठीक है, जावा में डायरेक्टली काम करते हैं आज, लेकिन मुझे आप लोग को बताना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग कहीं नया हो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, इस वजह से मुझे फिर से बताना पड़ा कि एक्चुअली फंक्शन क्या है। ठीक है, तो फंक्शन इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। मेन फंक्शन जो है, जो नाम है उसका, ये प्री डिफाइंड है, लेकिन मेन फंक्शंस के अंदर हम जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ये जनरली आपका यूजर डिफाइंड है। उसके बाद मेन फंक्शन इज द कॉलिंग फंक्शन। अगर मेन फंक्शन से कोई दूसरा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सॉम फंक्शन, सॉम फंक्शन यहाँ पे कॉल्ड फंक्शन हुआ और कॉली फंक्शन हुआ बिकॉज ऑफ मेन। एंड सॉम फंक्शन को बॉडी पार्ट को हम बोलेंगे जनरली फंक्शन डेफिनेशन पार्ट। एंड उस फंक्शन को अगर मुझे कॉलर फंक्शन बनाना है तो उस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। जब हम दूसरा फंक्शन डिफाइन कर देंगे तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज ए कॉलर फंक्शन, एंड द फंक्शन विच आर गोइंग टू बी कॉल्ड दैट इज कॉल्ड ए कॉल्ड फंक्शन या कॉली फंक्शन। ठीक है, तो उसके बाद उस फंक्शन का अगर बॉडी पार्ट आप लिखते हो, जिस फंक्शन को कॉल करे उसको हम फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन बॉडी पार्ट हम बोलते हैं। दैट्स इट, दिस इज द डेफिनेशन। बस फॉर्मल वे में फंक्शन एक्चुअली है क्या। अभी और एक थोड़ा सा काम है, मतलब अगर मैं फंक्शंस के अंदर कुछ आर्गुमेंट्स पास करता हूँ, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, आर्गुमेंट्स। ठीक है, एक्चुअली आर्गुमेंट्स है क्या, ठीक है, एक्चुअली आर्गुमेंट्स है क्या। अगर मैं मेन फंक्शंस के अंदर, ठीक है, मेन फंक्शंस के अंदर इस तरह का लिखता हूँ, सपोज मेन फंक्शन है एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ सम फंक्शन, एंड सम फंक्शन के अंदर यहाँ पे 2,3 पास करता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड ए पैरामीटर, पैरामीटर्स याद रखो डायरेक्टली। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पैरामीटर्स। एंड यहाँ पे जब नीचे आऊँगा तो यहाँ पे लिखूंगा void sum, एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा int x, int y। अभी ये बताऊंगा आगे कोडिंग के थ्रू, अभी इतना ही ध्यान से सुनो कि क्या है। ठीक है, एंड इसको बोलते हैं, यहाँ पे ये जो आ गया, ठीक है, ये तो जनरली आपको समझ में आ गया, बाद में बोलूंगा अभी। हाँ, अभी ये इतना याद रखो। तो अगर 2-3 पास करते हो तो डेट इज कॉल्ड ए पैरामीटर। अभी एक अनदर केस देखो, मेन फंक्शन, अगर इसके अंदर एक सब फंक्शन करता हूँ सबट्रैक्ट, एंड यहाँ पे a, b को पास करता हूँ इस तरह का, एंड a b का डाटा को मैं यहाँ पे डिफाइन कर चुका, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको स्टोर कर दिया, एंड उसके बाद void सब फंक्शन, एंड उसके अंदर int x, int y जैसे था पहले। ठीक है, int x, int y। ठीक है, अभी यहां पे क्या, दिस इज कॉल्ड ए एक्चुअल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट। ओके, क्या बोलते हैं उसको, एक्चुअल आर्गुमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड ए फॉर्मल आर्गुमेंट। याद रखो ये फॉर्मल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड ए फॉर्मल आर्गुमेंट। a equal to 2, b equal to 3, sub a comma b, actual argument, void sub int x comma int y, formal argument। फाइन, आइडिया हो गया
कि पैरामीटर्स क्या होता है। अगर आप कॉन्स्टेंट्स पास करते हो तो दैट्स कॉल्ड ए पैरामीटर्स। अगर कॉन्स्टेंट्स के जगह पे मैं ए बी सी करके इसे कुछ पास करता हूँ दैट्स कॉल्ड ए आर्गुमेंट। एंड जहां से आर्गुमेंट्स पास हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। एंड जो जो पर्टिकुलर फंक्शन उसको रिसीव कर रहा है उसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। दैट्स इट। समझ में आ गया। तो अभी हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ठीक है, आइडिया हो गया। फाइन। तो ये था आपका फंक्शन। कुछ डाउट है पूछो। अभी हम जाएंगे कितने टाइप के कितना वेज है फंक्शंस को हम डिक्लेरेशन करेंगे। कितने वेज के अंदर, देयर आर 4 वेज वी डिक्लेयर द फंक्शंस। 4 तरीके से हम फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। किस टाइप का फंक्शंस को, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, नॉट ए प्री डिफाइंड फंक्शंस। जैसे मैं मेन फंक्शन को मैं बोला प्री डिफाइंड, ओके, तो दैट फंक्शंस आर जनरली डिफाइंड ऑलरेडी। जैसे एग्जिट फंक्शन है उसको हम जनरली बोलेंगे प्री डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। एंड जो फंक्शन यूजर क्रिएट करता है दैट्स कॉल्ड ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो 4 वेज वी डिक्लेयर द फंक्शंस। व्हाट टाइप ऑफ फंक्शंस, दैट्स कॉल्ड ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे मैं अगर डिवाइड करूँ 2 तरीके का आता है। यहाँ पे मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ 2 तरीका आएगा। एक आएगा यूजर डिफाइंड, ठीक है, एंड दूसरा आएगा प्री डिफाइंड, ठीक है। याद रखना प्री डिफाइंड के अंदर क्या क्या आ सकता है। जैसे प्रिंट एलन हो गया, आपने जानते हो प्रिंट एलन, ठीक है, एग्जिट, मैथ डॉट पावर फंक्शन हो गया, ठीक है, ये सारा चीज, ओके, एक्सेट्रा। यूजर डिफाइंड फंक्शन हम जो क्रिएट करेंगे अभी दैट्स इज डिफाइंड ऑन द कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अभी हम डिक्लेरेशन करेंगे, हम उसको एग्जीक्यूशन करेंगे कैसे, दैट्स कॉल्ड 4 वेज वी डिक्लेयर द यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो पहला वे क्या है, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वे। सेकेंड में नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट, थर्ड में विथ रिटर्न नो आर्गुमेंट, फोर्थ में विथ रिटर्न विथ आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट। ये 4 तरीके से मैं डिक्लेयर कर सकता हूं फंक्शंस। नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट, विथ रिटर्न नो आर्गुमेंट, विथ रिटर्न विथ आर्गुमेंट। ये 4 तरीका का 4 वेज यूजर्स क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामर्स क्या कर सकते हैं, अपने तरीके से फंक्शन डिक्लेरेशन कर सकते हैं। एंड जो प्री डिफाइंड फंक्शन से, जो बिल्ट इन फंक्शन से ऑलरेडी जो डिक्लेरेशन हो चुका है, ये 4 तरीके से ही डिजाइन हुआ है। लेकिन हम उस फंक्शंस को तो कुछ हल्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते ना, ऑलरेडी पैकेजेस के अंदर आता है। लेकिन हम अपने तरीके से फंक्शंस डिक्लेयर करके हम उसमें काम कर सकते हैं। अगर अपने तरीके से जो फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे एंड जो काम करेंगे दैट इज जनरली कॉल्ड एज ए यूजर डिफाइंड फंक्शंस। एंड ये 4 तरीका है, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट, विथ रिटर्न नो आर्गुमेंट, विथ रिटर्न विथ आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये जो आर्गुमेंट पार्ट वाला पार्ट है मैंने अभी बता दिया था। अगर जहां पे बताया गया नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, दिस इज, ये जो देख रहे हो ना वॉइड सॉफ्ट, दिस इज कॉल्ड ए नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। एक एक करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। दैट इज कॉल्ड ए नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। तो यहाँ पे होगा void sum, दिस इज नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा void sum int x y, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट। अभी यहाँ पे विथ रिटर्न int
सॉम। आप सोचो सर यहाँ पे इंट क्यों ले रहे हो, फ्लोट भी ले सकते हो, यस ले सकते हो। तो आपको क्या डाटा इनपुट करना है, क्या डिफाइन करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इंटीजर को एज ए बेस करके लिया। अगर आप फ्लोट के ऊपर काम करना चाहते हो लो फ्लोट, अगर आपको डबल में काम करना है तो ले जाओ डबल। तो अगर डबल अगर आपको रिटर्न करना है तो वहां पे डबल रिटर्न करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका विथ रिटर्न नो आर्गुमेंट। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे होगा विथ रिटर्न विथ आर्गुमेंट, मतलब इंट सॉम इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ठीक है, तो ये था आपका चार वे तरीके का फंक्शंस को कैसे डिक्लेरेशन करना। ओके, कुछ डाउट है तो पूछो। हेलो। ओके, तो चलो इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे पैकेज क्रिएट करता हूँ फंक्शंस कॉम डॉट फंक्शन डॉट जावा। तो यहाँ पे पहला जो हम करेंगे नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न रिटर्न नो आर्गुमेंट। ठीक है, हो गया। तो मैं डायरेक्टली स्टैटिक के थ्रू करूंगा, यहाँ पे स्टैटिक मेथड यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, ओनली फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, तो मैं एडिशन ऑफ टू नंबर करूंगा, नहीं तो एडिशन इजी हो जाता है। एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है, तो लिखो एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ ए सर्कल। आप चाहोगे तो इसको अंडरस्कोर दे के सेपरेट कर सकते हो, लेकिन स्पेस नहीं है, एरर आएगा, क्योंकि मैं इस फंक्शन का यहाँ पे देख रहे हो कहाँ पे कर रहा हूँ, क्लास के अंदर रहेगा, मेन फंक्शन से बाहर रहेगा। क्लास के अंदर, मेन फंक्शन से बाहर। void एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, void एरिया ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे क्या करना है, रेडियस लेना है, इंट रेडियस इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे SYSOUT मैं इवेलुएट करूंगा एरिया ऑफ सर्कल कॉलोन ब्रैकेट के अंदर 3.14 इंटू आर रेडियस इंटू रेडियस। ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस साइन देना है, बस हो गया। तो इसको आपको क्या करना है, स्टैटिक करना है। अगर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करना चाहते हो तो स्टैटिक कर दो, क्योंकि ये स्टैटिक के अंदर है। एंड स्टैटिक डायरेक्टली कॉल हो सकता है। अगर स्टैटिक मुझे नहीं, मैं कॉल नहीं करूंगा, तो एक इंस्टेंस क्रिएट करो एंड उसके थ्रू कॉल करो। तो मैं नहीं चाहता इंस्टेंस के थ्रू कॉल करना, मैं डायरेक्टली स्टैटिक के थ्रू कॉल करना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैंने स्टैटिक से ये डायरेक्टली कॉल कर दिया। ठीक है, तो अभी देखो ये जो फंक्शन मैंने डिजाइन किया, ये है नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। ठीक है, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। अभी इसको रन करते हैं, देखते हैं। और एक फंक्शन बनाऊंगा इसके साथ। देखो एरिया ऑफ ए सर्कल 12.56 निकल गया। अगर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बनाता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ब्रैकेट कर दो, तो क्या होगा आप बोल सकते हो। यहाँ पे नीचे आएंगे, लिखेंगे क्या, स्टैटिक void एरिया ऑफ ट्राइंगल ब्रैकेट। हो गया। तो ट्राइंगल में क्या है, बेस एंड हाइट है। तो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन कर दो इंट बेस इक्वल टू 2 कॉमा हाइट इक्वल टू 2। ओके,
3 जो भी देना है दो, SYSOUT। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस विद इन ब्रैकेट, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे ये 0 शो करेगा। देखो, देख रहे हो 0 शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि 1/2 को अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आएगा क्या, 0.5। लेकिन ये तो 0 शो कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं दोनों को कांस्टेंट जो यूज किया हूँ इंटीजर कांस्टेंट्स हैं। यहाँ पे मैं कोई फ्लोट वाला नहीं यूज किया हूँ। फ्लोट मतलब 1.0 2.0। अगर 1.0 2.0 करके करता तो इजीली ये फ्रैक्शनल में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कास्टिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कास्टिंग। तो यहाँ पे FLOAT फ्लोट, आपको ये फ्लोट लिखना है, ठीक है। इसको आप इसे लिखो एंड यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो, ठीक है। ये FLOAT सिंटैक्स है, तो फ्लोट को रखना है ब्रैकेट के अंदर। ये एक्चुअली सी में एक्चुअली जनरली वेरिएबल को रखते हैं, मतलब जो कांस्टेंट है वहां पे रखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका जो डाटा टाइप है उसको रखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, अभी जो 1/2 था ये 1.0/2 हुआ, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, फ्लोट जो है फ्रैक्शनल वाला पार्ट है आफ्टर डिवीजन, हम उसको कोसेंट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोसेंट से 0.5 को ले सकते हैं। अगर हम फ्लोट नहीं देते, आइदर न्यूमरेटर नहीं तो डिनोमिनेटर, कोई भी एक हो। अगर मैं चाहता हूं 2 के पास देना तो यहां से कट कर दो, 2 के पास देना तो यहाँ पे दे सकते हो। तो अभी क्या होगा, 1/2.0 अभी ये काम करेगा। तो अभी इसको मैं रन करता हूं तो देखो क्या रिटर्न करता है। आ गया 3.0, समझ में आ गया, सही आ रहा है आंसर 3.0। ओके, तो ये था आपका नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट में। नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट, नो रिटर्न लेकिन विथ आर्क। तो इसके अंदर क्या होगा, आपको ऑलरेडी पता है, आर्गुमेंट जा रहा है मतलब कहां से जाएगा, मेन फंक्शन से आर्गुमेंट जाएगा। कहां से जाएगा, मेन फंक्शन से। तो वही सेम प्रोग्राम करूंगा, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। कैसे, देखो, एरिया ऑफ ए सर्कल पहले करेंगे। तो यहाँ पे इंट रेडियस इक्वल टू 2 और नीचे आ गया। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं किसको पास करूंगा, रेडियस। तो ये हो गया एक्चुअल आर्गुमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करूंगा, नीचे आऊंगा स्टैटिक void, ओके, नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट, void एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एंड यहाँ पे इंट रेडियस। अब बोल रहे हो सर इंट कैसे आया, देखो यहाँ पे मैंने किस टाइप का डाटा को पास कर रहा हूँ, इंटीजर टाइप का डाटा, जो कि वेरिएबल रेडियस के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है, रेडियस के थ्रू पास हो रहा है। एंड ये रेडियस जो है इंटीजर है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इंटीजर आया। एंड यहाँ पे नीचे क्या करना है, डिफाइन करना है, पूरा प्रोसेस लिखना है जो एग्जीक्यूशन करने के लिए। अभी यहाँ पे लिखोगे डायरेक्टली एरिया ऑफ सर्कल, बस 3.14 इंटू रेडियस, बस हो गया। अभी रन करो, आ गया 12.56। आपको ओनली मैं जिस पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में बोल रहा हूं, जब आप कोडिंग कर रहे हो आपको दिमाग में ये जाना चाहिए, अगर कोई बोल रहा है नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट, मेरा जो स्ट्रक्चर, मेरा जो डिजाइन इस तरह का होगा। आपको ये याद रखना है, याद रखना है पूरा, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखोगे काम नहीं कर पाओगे। अगर कोई बोल रहा है कि
नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इस तरह का, ठीक है, void के थ्रू काम होगा। अगर कोई बोलेगा नो रिटर्न नो आर्गुमेंट विथ आर्गुमेंट, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो ये था रेडियस। अभी नेक्स्ट वाला करते हैं, बेस एंड हाइट। इंट बेस इक्वल टू 2 कॉमा हाइट इक्वल टू 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे हम देंगे बेस कॉमा हाइट, ठीक है। नीचे आएंगे, स्टैटिक void एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पे हम देंगे इंट बेस कॉमा इंट हाइट। आप सेम दे सकते हो, डिफरेंट दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां पे मैंने बेस हाइट दिया था एक्चुअल आर्गुमेंट में, लेकिन ये एक्चुअल आर्गुमेंट है आपका, लेकिन अगर मैं चाहता तो वहां पे जो बेस एंड हाइट था, यहाँ पे जब फॉर्मल आर्गुमेंट में आया, दिस इज कॉल्ड ए फॉर्मल आर्गुमेंट, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई भी दे सकता था। ये डिपेंड करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सेम रखो या डिफरेंट रखो, लेकिन दो लोकेशंस क्रिएट होगा, बेस का नाम पे दो लोकेशन, हाइट का नाम पे दो लोकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल वही सेम चीज करना है जैसे वहां पे हमने किए थे, 1/2 मतलब फ्लोट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसको रन करता हूं, अब देखो 3.0 आया, सेम 2 और 3 मैंने किया था यहाँ पे, वहां पे भी वही सेम चीज किया था, वही सेम 3.0 आया। ओनली आपको फॉर्मेट याद रखना है, फॉर्मेट ऐसे करना है। अगर नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट है, ऐसा होगा फॉर्मेट। नो रिटर्न नो आर्गुमेंट है, आप देख सकते हो कैसे काम करता है नो रिटर्न नो आर्गुमेंट में। अब हम नेक्स्ट करेंगे विथ रिटर्न नो आर्गुमेंट में, ठीक है, विथ रिटर्न नो आर्गुमेंट। तो थोड़ा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं 2 मिनट का, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम बाकी जो दो फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, विथ रिटर्न नो आर्गुमेंट, विथ रिटर्न नो आर्गुमेंट, विथ रिटर्न नो आर्ग। रिटर्न करेगा लेकिन आर्गुमेंट नहीं रहेगा, ठीक है भाई। तो रिटर्न करेगा आर्गुमेंट नहीं रहेगा, तो कैसे काम करेगा ये देखो, मैं दो तरीका दिखाऊंगा। ओके, दो तरीके से कैसे काम करता है देखो। तो एक फंक्शन एक तरीका दिखाऊंगा, दूसरा फंक्शन एक अलग तरीका दिखाऊंगा, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, विथ रिटर्न नो आर्गुमेंट का। अभी पहले देखो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, SYSOUT एरिया ऑफ सर्कल कॉलम, ठीक है। तो प्लस करूंगा एंड यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूंगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये यहाँ से कॉल हो रहा है एंड यहाँ पे जो रिटर्न करेगा, मैं फ्लोट से कर रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ा तो डबल करूंगा, एरिया ऑफ सर्कल एंड इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा आर्गुमेंट, नीचे आएगा, पहले रिटर्न डाल दो नल, ठीक है, नल रहेगा। नल तो बोल रहा हूं लेकिन यहाँ पे नल के जगह पे 0.0f डाल देता हूँ, क्योंकि एक जो वैल्यू जाएगा यहाँ से प्रोसेस होने के बाद वो फ्रैक्शन डाटा जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का एक्चुअल इवैल्यूएशन कैसा होगा, तो देखो अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर अभी क्यों दिखा रहा है। ओके, तो ये डायरेक्टली कॉल हो रहा है स्टैटिक, हाँ स्टैटिक वाला को बोल रहा है, यस स्टैटिक, बस हो गया, नो एरर अभी।
तो अभी हमको करना क्या है, यहाँ पे एरिया पे सर्कल रेडियस डिक्लेयर करो, इंट रेडियस इक्वल टू 2 एंड नीचे प्रोसेस करो, तो एरिया सर्कल इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। हो गया। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, हाँ इसको फ्लोट करना है, फ्लोट। तो यहाँ पे ये भी बोल रहा है, मुझे लग रहा था डबल करने से चलेगा, आड कास्ट टू फ्लोट, नहीं चेंज टाइप एरिया ऑफ सर्कल टू डबल, हाँ डबल कर दो। थोड़ा हायर वर्सन ये बोल रहा है, मतलब फ्लोट से बड़ा बोल रहा है, तो इस वजह से किया, क्योंकि आपका ये जो 3.14 है ना, ये थोड़ा रेंज से बड़ा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एरिया सर्कल, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से जो रिटर्न करेगा ये डायरेक्टली यहाँ पे राइट हो जाएगा, इस पर्टिकुलर जगह पे। तो देखो मैं रन करता हूँ इसको, पहले ये देख लो, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम को दूसरे तरीके से करेंगे, सेम काम करेगा लेकिन उसका थोड़ा सा डिजाइन डिफरेंट होगा, प्रिंसिपल डिफरेंट होगा। देखो नीचे में जाता हूँ, अभी मैं क्या करूँगा, दूसरा वाला जो था क्या, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तो यहाँ पे वही डबल लूँगा, ठीक है, एरिया ट्राई लिखूँगा, ठीक है। नीचे आया, देखो क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे टीआर एरिया ट्राई इक्वल टू, यहां से कॉल करूंगा एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ट्राइंगल, ठीक है, समझ में आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको कॉपी कर रहा हूं, यहां पे पहुंचूंगा, देन स्टैटिक, यहां पे डबल पेस्ट, हो गया। तो अभी करना क्या है, तो रिटर्न 0.0 डी, अभी इतना लिख के रखो। तो यहाँ पे डिफाइन क्या करोगे, ठीक है, वैसे ही बेस एंड हाइट, इंट बेस इक्वल टू 2,3, हो गया। अभी यहाँ पे आपको निकालना है डबल एरिया ट्राई इक्वल टू फ्लोट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अभी नीचे आएंगे, नीचे क्या करेंगे 0.02 डी, तो यहाँ पे इसको तो हटाएंगे एंड लिखेंगे क्या, एरिया ट्राई, ठीक है, एरिया ट्राई। अब यहाँ पे आके इसमें असाइन होगा, उसके बाद अभी देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ट्राई, देख रहे हो दो सेम कोडिंग है दोनों का, लेकिन कॉलिंग जो कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। पहले मैंने डायरेक्टली जब प्रिंट कर रहा हूं उस समय कॉल कर दिया, जब मैं दूसरा तरीका फॉलो किया, दिस इज द सेकेंड फॉर्मेट, ठीक है। विथ रिटर्न जब करेगा फंक्शन से, पहला तरीका ये है फर्स्ट स्टेप, विथ रिटर्न, एंड ये सेकेंड स्टेप विथ रिटर्न, ठीक है, विथ रिटर्न करके एक वेरिएबल में असाइन हुआ, तब जाके प्रिंट हुआ, वेरिएबल में असाइन हुआ उसके बाद ये प्रिंट हुआ। तो इसको मैं रन करता हूं, देखो आ गया सेम आउटपुट, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम कोड सेम आउटपुट, लेकिन तीनों प्रोग्राम के अंदर आपने क्या देखा, स्ट्रक्चर तीनों का डिफरेंट है, ठीक है। तीनों प्रोग्राम के अंदर आपने जो देखा स्ट्रक्चर। तो आज जब ये पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, जब आप ये, मैं आपको ये पर्टिकुलर कोड भी सेंड कर दूंगा, एंड आप मैडम से बोल के ले जाना कोड, एंड वहाँ पे आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फिर से करना है,
ठीक है, पहले करो, अगर नहीं होता है तो मैं कोड सेंड करूंगा। अगर ये कोड सेंड कर दूंगा तो बहुत सारे करते हैं क्या है, कॉपी पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट मत करो, पहले करो, अगर वहां से डिफिकल्ट आता है तो मैं बताऊंगा कि क्या डिफिकल्ट हुआ, क्या गलती की है। ठीक है, अभी लास्ट वाला, विथ रिटर्न विथ आर्गुमेंट, विथ रिटर्न विथ आर्ग। ओके, तो ये बाकी लास्ट में बचा। तो देखो, मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही करूंगा, ये जो कोड है सेम कोडिंग है। ठीक है, ये दो तरीके से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा अभी बताता हूँ। ठीक है, देखो डिफरेंट क्या होता है। एंड यहाँ पे ये जो कोड है वही सेम रहेगा, लेकिन आर्गुमेंट नहीं है ना, तो मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट ऐड करना है। तो कैसे करना है आर्गुमेंट, देखो कैसे आर्गुमेंट ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूँ, एरिया पे सर्कल, इंट रेडियस इक्वल टू 2 हो गया, पहला काम खत्म। यहाँ पे डिफाइन कर दो रेडियस। ठीक है, जब रेडियस यहाँ पे डिक्लेयर किए, यहाँ पे भी आएगा इंट रेडियस, हो गया। तो ये जो रेडियस है यहाँ से हटा, क्योंकि मैंने यहाँ से पास ऑन कर दिया है, बस हो गया। अभी दूसरे में क्या होगा, वही सेम चीज होगा, इंट बेस, यहाँ पे नीचे जो है ना इसको कॉट कर देता हूँ, काम खत्म, कट, यहाँ पे पेस्ट। मतलब मेन फंक्शन से कॉल होके जाएगा, मतलब मेन फंक्शन से डाटा पास होगा आपका। ठीक है, एंड यहाँ पे इंट बेस कॉमा इंट हाइट, एंड यहाँ से आप पास करो बेस कॉमा हाइट। ठीक है, हो गया। तो दिस इज द फंडा विथ रिटर्न विथ आर्गुमेंट। देख रहे हो, डायरेक्टली राइट क्लिक करो, रन करो, आ गया 12.56 3.0। ये चार तरीका है फंक्शंस को कैसे कॉल करना। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप फंक्शंस के ऊपर बहुत सारा काम करोगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब जो अपकमिंग वीक के अंदर जो क्लास होगा, वहाँ पे क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, ठीक है, एंड फंक्शंस क्या है, कैसे उसको कॉल किया जाता है, कैसे इसका इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे आपको बताया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, मेथड ओवरलोडिंग उसको बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग, ये एक्चुअली है क्या, ये सारा चीज समझ में आ गया, आइडिया हो गया। ठीक है, तो अभी तक जो भी जावा में मैं बताया हूँ ओनली बेसिक्स कंसेप्ट्स था। नेक्स्ट क्लास से जो स्टार्ट होगा ये एक्चुअली रियल, मतलब जावा का जो उप्स कंसेप्ट है नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ एंड प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करो। ठीक है।